हेलो एंड वेलकम टू इन्वेस्ट चेतना अकेडमी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है वेदांत उपाध्याय और आज हम एक ऑटो एंसिलरी कंपनी जो कि बहुत पुरानी कंपनी है ऊनो मिंडा, उसके बारे में एक डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कंपनी के ओवरव्यू से। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ऑटो कंपोनेंट पार्ट्स की। इनकी कई सारे प्रोडक्ट्स में की लीडरशिप रही है। कंपनी एक बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ काम करती है, ग्लोबली और डोमेस्टिकली भी। इनके जैसे कि आप देख सकते हैं जो प्रोडक्ट डिविजन्स हैं उनमें आता है अकूस्टिक, स्विचेस, कास्टिंग्स, लाइटिंग्स एंड अदर, जिसमें कि ये टू व्हीलर फोर व्हीलर कंपनीज के लिए काम करते हैं इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली, एंड ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर और रिप्लेसमेंट मार्केट में इनकी प्रेजेंस है। इनके पास 26 प्रोडक्ट लाइन्स हैं, इनके पास 74 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें कि मेक्सिको, स्पेन, यूरोप में और काफ़ी जगहों पे इनकी ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। इसके अलावा उनके 37 R&D फैसिलिटीज़ हैं, जिसमें कि यूरोप में भी उनकी फैसिलिटीज़ हैं। इसके अलावा उनके ग्लोबली जापान, कोरिया, जर्मनी, कनाडा ऐसी कंट्रीज़ की कंपनीज़ के साथ जॉइंट वेंचर्स और टेक्निकल अग्रीमेंट्स भी हैं। तो अब बात करते हैं कंपनी के किन किन क्या क्या प्रोडक्ट सेगमेंट में हैं और कहाँ कहाँ वो अपने प्रोडक्ट सेल करती है। तो मेनली कंपनी किसी भी एक ऑटो एंसिलरी कंपनी के लिए OEMs और आफ्टर मार्केट, ये दो जगह होती हैं जहां वो अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। उसके अलावा ज्योग्राफी वाइज वो इंडिया या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और सेगमेंट में अलग अलग तरीके के OEMs हैं जो कि अलग अलग तरीके की गाड़ियां बनाते हैं, उनके लिए ये सप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं जैसे कि स्विचेस, लाइटिंग में कंपनी, अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो यहाँ पे कंपनी का काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर रहा है हमेशा से। स्विचेस में तो इवन इनफैक्ट 50% मार्केट शेयर है कंपनी का इंडिया में। इसके अलावा हम बात करें कास्टिंग, तो कास्टिंग में कैसे प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि अलॉय व्हील्स होते हैं, और यहाँ पेनेट्रेशन बढ़ता जा रहा है। हम आगे जाके देखेंगे किस तरीके की कंपनी इन सब चीज़ों पे फोकस कर रही है। उसके अलावा कंपनी का अकूस्टिक में यानी कि हॉर्न्स और इंफोटेनमेंट सिस्टम्स, उसके अलावा सीटिंग जिसमें कि टू व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल में कंपनी हिस्टोरिकली काफ़ी अच्छा सीटिंग में परफॉर्म किया है। अदर्स में कंपनी के आते हैं ईवी प्रोडक्ट्स, एडास, टेलीमैटिक्स और अलग अलग तरीके के ऐसे प्रोडक्ट्स। इसके बाद बात करेंगे कि किस किस सेगमेंट में कंपनी की फोकस है। तो कंपनी है टू व्हीलर और फोर व्हीलर में कंपनी का ऑलमोस्ट बराबर सा कंट्रीब्यूशन रहा है। उसके अलावा कंपनी थ्री व्हीलर की भी सीटिंग्स बनाती है, कमर्शियल व्हीकल में सीट्स बनाती है, और अदर्स यानी कि कुछ इंडस्ट्रीज हैं जहां पे कंपनी अपने कुछ कंपोनेंट्स उनको मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को भी सप्लाई करती है। अब हमने ये तो देखा कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स किस किस सेगमेंट में बनाती है और सेल करती है। एक बार और नज़र मारते हैं कि कंपनी एक्चुअली क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी मेजरली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के उनका जो पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स है उसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ज़्यादा हैं। तो आइए देखते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स में क्या क्या आते हैं। स्विचेस होते हैं, सेंसर्स हैं, कंट्रोलर्स, फिर सीट बेल्ट्स हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम्स हैं, कैमराज, टेलीमैटिक्स, एडास। फिर उसके बाद कंपनी ने रिसेंटली एयर बैग्स में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। उसके बाद आप बात करें तो सीट्स, ब्रेक होजेज, हॉर्न्स, लैम्प, स्पीकर्स। फिर कास्टिंग जो हम बोल रहे थे कि अलॉय व्हील्स में कंपनी का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है रिसेंटली, तो अलॉय व्हील्स। उसके बाद थोड़ा बहुत बैटरी में भी, हालांकि बैटरी बहुत कुछ मेजर पार्ट प्ले नहीं करता है कंपनी के रेवेन्यू में। अब बात करते हैं कि कंपनी नए जो ईवी प्रोडक्ट्स में क्या क्या कंपनी वेंचर आउट करने जा रही है। इसके लिए कंपनी ने काफ़ी सारे जॉइंट वेंचर्स भी करे हैं और ग्लोबली अच्छी कोरियन और जापानीज कंपनीज के साथ टेक्निकल लाइसेंस एग्रीमेंट किए हैं। तो आइए नजर डालते हैं कि क्या क्या इनमें प्रोडक्ट्स हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कंपनी जो फोर व्हीलर सेगमेंट है वहां पे लेके आ रही है वॉल माउंटेड चार्जिंग यूनिट, उसके अलावा इंटीग्रेटेड चार्जिंग कंट्रोल यूनिट, उसके अलावा ई एक्सेल। ये ई एक्सेल क्या होता है, जब जो ट्रेडिशनल आइस व्हीकल्स होते हैं उनमें एक इंजन और ट्रांसमिशन होता है, ये दोनों की बलबूते पे गाड़ी आगे बढ़ती है। इसी को रिप्लेस करने के लिए इसमें ये ई मोटर और इन्वर्टर प्लस रिड्यूसर लगता है, जिससे कि गाड़ी को चलने में काम आता है। इसके अलावा एसी चार्जिंग केबल, अकूस्टिक अलर्ट सिस्टम ईवी गाड़ीज के लिए, और बैटरी डिस्कनेक्ट यूनिट, ये सब कंपनी बना रही है। उसके अलावा टू व्हीलर और थ्री व्हीलर में कंपनी के क्या ईवी प्रोडक्ट्स आने में हैं, वो हैं मोटर कंट्रोलर हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, चार्जर्स हैं, अकूस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम्स हैं, ट्रैक्शन मोटर्स हैं, ऑन बोर्ड चार्जर्स हैं,
ये सब कई तरीके की ईवी प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी लाने वाली है। अब अगर ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री की तरफ हम देखें तो जितना इम्पोर्टेंट एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स यानी कि जो ऑटो कंपनीज कार्स बनाती हैं वो हैं, उतनी ही इम्पोर्टेंट इनकी सप्लाई चेन वाली कंपनियां भी होती हैं। तो ये कंपनियां काफ़ी पुरानी हैं। तो आइए एक बार नज़र डालते हैं कि हमने उनो मिंडा का तो प्रोडक्ट रेंज देखा, इसके साथ एक कंपैरिजन करके देखते हैं कि जो और दूसरी ऑटो कंपोनेंट कंपनीज हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ कंपनीज के साथ कंपैरिजन किया है। तो आप देख सकते हैं जैसे उनो मिंडा है वो स्विचेस, लाइटिंग, अकूस्टिक, कास्टिंग, सीटिंग में है। वहीं अगर हम देखें सोना BLW प्रिसिजन एंड फोर्जिंग्स लिमिटेड, ये भी एक काफ़ी अच्छी कंपनी है और इनका भी ईवी में काफ़ी अच्छा फोकस है। ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं डिफरेंशियल असेंबलीज एंड डिफरेंशियल गियर्स। ये इन कंपोनेंट्स को एक मैकेनिकल कंपोनेंट्स बोलते हैं। जैसे आप देखेंगे स्विचेस, लाइटिंग, ये सब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं गाड़ी के लिए। वैसे सोना BLW एक मैकेनिकल कंपोनेंट बनाती है जिससे गाड़ी को चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। इसके अगर हम संवर्धना मदरसन की बात करें तो वो उनके हैं वायरिंग सिस्टम्स हैं, विजन सिस्टम्स हैं, बम्पर डोर पैनल्स बनाती है। एक इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी करके एक कंपनी है जो कि डाई कास्टिंग फॉर मोटरसाइकिल बनाते हैं। मतलब ये कास्ट कर करके एक मोटरसाइकिल के अलग अलग पार्ट्स बनाते हैं। उसके अलावा सस्पेंशन बनाते हैं, डिस्क ब्रेक। फिर एक काफ़ी थोड़ी छोटी कंपनी है, इसका नाम है प्राइकॉल लिमिटेड। इन्होंने रिसेंटली में TVS मोटर्स की एक कंपनी है ऑटो कंपोनेंट्स की, सुंदरम मोटर्स, उनका एक डिवीजन जो कि प्लास्टिक मोल्डिंग का डिवीजन था वो खरीदा है रिसेंटली। प्लास्टिक मोल्डिंग से आगे जाके जो EV 2 व्हीलर्स बनने वाले हैं उनके लिए काफ़ी कंपोनेंट्स प्लास्टिक मोल्डिंग से बन सकते हैं। तो उनका काफ़ी अच्छा एक्विजिशन रहा है। इनके क्या क्या प्रोडक्ट्स रहे हैं? तो इनके रहे कनेक्टेड इंफोटेनमेंट 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए, जो सामने मीटर्स लगते हैं, जो डिजिटल मीटर्स आजकल 2 व्हीलर्स में आने लगे हैं वो ये बनाते हैं। 2 व्हीलर के मीटर, टेलीमैटिक्स, सेंसर्स बनाते हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, और अभी इनका आइस में भी फ्लूइड मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स बनाते हैं। अब एक बार जल्दी से नज़र डालते हैं कि उनो मिंडा लिमिटेड के हमने जो प्रोडक्ट सेगमेंट देखे उनके हिस्टोरिक परफॉर्मेंस कैसे रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्विचेस में अराउंड 10% का CAGR दिया है कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स में। इसके अलावा लाइटिंग जो कि सबसे अच्छा परफॉर्म किया है उसने 21% दिया है। अलॉय व्हील्स में 25% का रहा है, अकूस्टिक में 3% एंड सीटिंग में अराउंड 10% का CAGR कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स में दिया है। अब कंपनी के प्रोडक्ट सेगमेंट्स और इंडस्ट्री कंपैरिजन के बाद एक बार नजर डालते हैं कि इंडस्ट्री की ग्रोथ फिगर्स फ्यूचर के लिए कैसे दिखते हैं। तो ये कुछ फिगर्स हैं जो कि ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया एक एसोसिएशन है, उन्होंने ये कुछ नंबर्स दिए हैं कि जो कि OEM सेल्स है यानी कि डायरेक्टली जो मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई कर रहे हैं कंपोनेंट्स, उसमें 6% CAGR की उम्मीद है। क्योंकि आप सभी पढ़ रहे होंगे कि ऑटो सेक्टर में रिसेंटली काफ़ी स्लो डाउन आ गया है, तो उसके हिसाब से 6% एक काफ़ी अच्छा नंबर माना जाता है यहाँ पे। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि डोमेस्टिक आफ्टर मार्केट, यानी कि एक इंसान ने गाड़ी खरीद ली है, उसके बाद उसको कुछ पार्ट्स अपने बदलवाने हैं तो वो बाहर से जाके बदलवाता है, तो उसको आफ्टर मार्केट बोलते हैं। तो वहाँ पे भी अराउंड 6% CAGR की उम्मीद है फ्रॉम 24 to 30। इसके बाद बात करते हैं तो एक्सपोर्ट्स, यहाँ पे सबसे एसोसिएशन का बोलना है यहाँ पे सबसे बड़ी ह्यूज अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कंपनीज के लिए ऑटो कंपोनेंट्स, जहाँ पे कि 30% CAGR फ्रॉम 24 to 30 एक्सपेक्टेड है। अब इसका एक बहुत बड़ा कारण है, मैं एक और रिसर्च रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें कि उस रिसर्च रिपोर्ट में ये बताया गया था कि अगर लास्ट 10 ईयर्स के फिगर्स देखे जाएं तो US, यूरोप, कोरिया, यहाँ पे जो कार्स मैन्युफैक्चरिंग होना है वो कम होता जा रहा है, धीरे धीरे प्रोडक्शन कम होता जा रहा है धीरे धीरे। और वहीं अगर जापान को देखें तो वहाँ पे स्टैग्नेंट है। तो अगर ये देखा जाए कि कार सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ का आ रहा है, तो ऐसी सिर्फ 2 कंट्रीज हैं जहाँ पे कि कार का प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, वो है इंडिया और चाइना। इसी की वजह से अगर ऑटो कंपोनेंट कंपनीज अपने प्रोडक्शन लाइन अच्छी कर लेते हैं और अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट लाते हैं और एग्जीक्यूशन अपने अच्छे करते हैं तो एक्सपोर्ट्स में उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो FY 24 से 30 तक अगर ओवरऑल देखा जाए तो 16% CAGR फ्रॉम 2024 to 2030 एक्सपेक्टेड है कंपनी एसोसिएशन को इस इंडस्ट्री की ग्रोथ से। तो आइए अब एक बार नजर डालते हैं कि जो चैनल्स हैं जहां कंपनी अपने प्रोडक्ट्स उनो मिंडा सेल करती है उनका हिस्टोरिकल रेवेन्यू परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये रेवेन्यू नंबर्स हैं OEM, आफ्टर मार्केट एंड एक्सपोर्ट्स के।
तो आप देख सकते हैं FY19 से FY24 में हालांकि इसमें कोविड था, तो अपन FY21 से FY24 देखते हैं, यानी कि आफ्टर कोविड पीरियड देखते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा डबल से भी ज़्यादा हुआ है रेवेन्यू OEMs के लिए। उसके बाद अगर हम एक्सपोर्ट्स देखें तो एक्सपोर्ट्स भी फ्रॉम अराउंड 1000 करोड़ 2000 करोड़ तक पहुंच गए FY24 में, यानी कि कोविड के बाद डबल हुई है OEM और एक्सपोर्ट्स में कंपनी का रेवेन्यू। तो अब बात करें अगर आफ्टर मार्केट की, तो आफ्टर मार्केट में कंपनी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है। इसके बारे में कंपनी से एनालिस्ट ने काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे हैं कॉन्फ्रेंस में, जिसमें कि उनके जवाब रहे हैं कि पास्ट में FY23 में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है आफ्टर मार्केट में, तो उसके बाद ओवरऑल इंडस्ट्री ही आफ्टर मार्केट में सारी कंपोनेंट इंडस्ट्री उतना अच्छा नहीं कर पाई है। अब एक बार नज़र डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पे। ये हैं ओवरऑल कंपनी के रेवेन्यूज, उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ईयर ऑन और ईयर सेल्स ग्रोथ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर जो सेल्स ग्रोथ है वो कंपनी की काफ़ी अच्छी रही है। अगर कोविड पीरियड हटाएं तो उसके बाद काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस अराउंड 30% ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ कंपनी ने मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स में दी है। यहीं अगर हम बात करें मार्जिन्स की, अब तो मार्जिन्स आप देख सकते हैं कि फ्लैट रही है ओवर द ईयर्स। इसका क्या कारण है? ऑटो कंपोनेंट जो कंपनीज होती हैं उनके पास ना रॉ मटेरियल परचेजिंग पावर होती है, क्योंकि उनको खरीदना है स्टील, जिसके लिए उनके पास बड़ी बड़ी कंपनियों के पास जाना पड़ता है, वहाँ उनके पास परचेजिंग पावर नहीं होती है। और उनको अपने प्रोडक्ट बेचने के इनको हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को, जो कि है मारुति सुजुकी, महिंद्रा, टाटा जैसी बड़ी कंपनियां, जहाँ पे भी उनके पास परचेजिंग पावर नहीं होती है। तो उनको एक लो मार्जिन बिजनेस में ये ऑटो कंपोनेंट्स कंपनीज वर्क करती हैं। अब अपने फाइनेंशियल नंबर्स और मार्जिन्स को लेके कंपनी ने कुछ गाइडेंस दी है। कंपनी ने बोला है कि अगर आप हमारा हिस्टोरिकल रेवेन्यू ईयर ऑन ग्रोथ देखेंगे तो वो इंडस्ट्री से 2.5 टाइम्स रहा है। कंपनी का आगे भी यही बोलना है कि वो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट से कम 1.5 टाइम्स तो आगे बढ़ते रहेंगे। और मार्जिन्स के लिए कंपनी का बोलना है कि वो उनके हाथ में नहीं है, तो वो 11% ±1% उनका यही गाइडेंस है मार्जिन्स को लेके। तो अब कंपनी के फाइनेंशियल और मार्जिन्स देखने के बाद आइए एक इंडस्ट्री कंपैरिजन करते हैं कि किस तरीके से दूसरी कंपनियों की ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ रही है और मार्जिन्स रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले उनो मिंडा है, उनकी सेल्स ग्रोथ हमने जैसे पहले भी देखी, काफ़ी अच्छी रोबस्ट रही है ग्रोथ। इसके अलावा मार्जिन्स देखें तो जो कि उन्होंने बोला है कि हमारे मार्जिन्स हमेशा स्टैग्नेंट ही रहेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 0.5% 1% आ सकता है अंदर क्वार्टर टू क्वार्टर, बट ओवरऑल वो यही रहने वाले हैं। उसके बाद अगर हम नज़र डालें सोना BLW, ये भी एक काफ़ी अच्छी ऑटो कंपोनेंट कंपनी है। इनका मेजर रेवेन्यू जो है वो नए EV इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्ट्स जो हैं उससे आते हैं। और हमने जैसे पहले देखा था उनो मिंडा का जो करीब करीब 80% रेवेन्यू है वो इंडिया से आता है, 80 to 90% रेवेन्यू इंडिया से आता है। वहीं सोना BLW का मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू जो है वो एक्सपोर्ट से आता है और अराउंड 20 to 30% ही इंडिया से आता है बस। तो आइए नज़र डालते हैं कि इनके भी जो ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ रही है वो काफ़ी रोबस्ट रही है, 50%, 36, 25 एंड 19%। इसके साथ अगर उनके EBITDA मार्जिन्स देखे जाएं तो वो इंडस्ट्री वाइड बेस्ट हैं, क्योंकि वो एक्सपोर्ट्स में है और वो हाई एंड मैकेनिकल कंपोनेंट्स पे फोकस करते हैं। तो उनके आप मार्जिन्स देख सकते हैं 23%, 28, 26 एंड 28 रहे हैं। इसके बाद बात करें अगर हम संवर्धना मदरसन की, तो उनके अगर लास्ट 2 ईयर्स में देखें तो आप हर किसी कंपनी के वॉल्यूम्स अच्छे दिखेंगे आपको, क्योंकि पिछले 2022, 23 ये वाले साल, 24 ये वाले सालों में जो ऑटो इंडस्ट्री की ग्रोथ रही है वो काफ़ी रोबस्ट रही है। तो इन सब कंपनियों को उस चीज़ से फ़ायदा मिला था। तो आप देख सकते हैं कि संवर्धना में 23 और 24 में तो काफ़ी अच्छी इंडस्ट्री ग्रोथ, उसके पहले मगर उनका ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ काफ़ी ख़राब रहा है। मार्जिन्स भी अगर देखें तो दे वर बिलो 10% ऑल ऑफ द टाइम। इसके साथ ही अगर हम ट्राइकॉल की बात करें, जिसका मैंने आपको पहले भी शुरुआत में बताया था कि ये हालांकि काफ़ी छोटी कंपनी है, बट इन्होंने वही लास्ट 2 ईयर्स में काफ़ी अच्छी सेल्स ग्रोथ दी है। इसके अलावा उनकी मार्जिन्स भी अराउंड 12% मेंटेन रही है। उसके अलावा अगर इंड्योरेंस के बारे में देखा जाए तो इंड्योरेंस की भी लास्ट 2 ईयर में तो काफ़ी अच्छी रही है और मार्जिन्स भी उनके अराउंड 13% के आसपास, और ये
पिछले कई सालों से कम भी हुए हैं। अब अगर एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी का एनालिसिस करा जाता है तो कुछ और रेशियोज और फिगर्स हैं जिन पे हमको एक बार नज़र डाल लेनी चाहिए। उनमें आते हैं वर्किंग कैपिटल डेज। हमें देख लेना चाहिए कंपनी के वर्किंग कैपिटल डेज कंफर्टेबल तो है ना। उसके अलावा इन्वेंट्री टर्नओवर डेज होते हैं। उसके अलावा डेट इक्विटी रेशियो होता है जो कि यहाँ पे कंपनी का काफ़ी अच्छा है। नेट डेट देखें अगर, तो नेट डेट में अगर आप देखें तो कंपनी का ओवर द ईयर्स ये इंक्रीज होता जा रहा है और सितंबर 2024 में तो ये अराउंड 1700 करोड़ पे पहुंच गया है। तो कंपनी को क्या है, अपने कंपनी का मैं आगे बताऊंगा, कंपनी की जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो काफ़ी 85 to 90% पहुंच गई है। और अभी भले ही साइक्लिक स्लो डाउन चल रहा हो ऑटो इंडस्ट्री में, मगर कंपनी के जो कस्टमर्स हैं, जो ओईएम्स हैं, उनका जो फ्यूचर की ग्रोथ रेट है वो काफ़ी रोबस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण उनको अपनी कैपेसिटी काफ़ी इंक्रीज करनी पड़ रही है ऊनो मिंडा को। तो इसके लिए वो काफ़ी डेट रेस कर रही है अपना। हालांकि हम ऊपर डेट इक्विटी रेशियो देखेंगे तो वो फिर भी कंफर्टेबल है कंपनी की नेटवर्थ के हिसाब से। इसके अलावा हमको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट पे भी एक बार नज़र डाल लेनी चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी के काफ़ी डिसेंट और रोबस्ट और कंसिस्टेंट रिटर्न्स रहे हैं। अब वही रेशियोज को हम एक बार इंडस्ट्री के अदर प्लेस के साथ कंपेयर करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं वर्किंग कैपिटल डेज में आप देख सकते हो, क्योंकि सोना बीएलडब्ल्यू का एक्सपोर्ट्स में मेजर बिजनेस है इसलिए उनके वर्किंग कैपिटल डेज कितने हाई हैं। उनके इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी काफ़ी हाई है। इसके अलावा अगर डेट इक्विटी रेशियो देखा जाए तो वहाँ पे संवर्धना का काफ़ी हाई डेट इक्विटी रेशियो है एज कम्पेयर टू अदर प्लेयर्स। उसके अलावा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखा जाए तो वहाँ पे ऊनो मिंडा और सोना बीएलडब्ल्यू इनका काफ़ी अच्छा रोबस्ट परफॉर्मेंस रहा है। प्राइकॉल एक काफ़ी छोटी कंपनी है, उनका रिटर्न रेशियोज काफ़ी अच्छे हुए तो हैं, बट इनका परफॉर्मेंस थोड़ा और ट्रैक करने की ज़रूरत रहेगी आगे कंफर्टेबल होने के लिए। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो वहाँ पे भी ऊनो मिंडा सोना का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स में भी दोनों लीड कर रहे हैं। और फिर मैंने यहाँ पे जो स्टॉक प्राइस रिटर्न है वो किस हिसाब से रहे हैं, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, उनका भी एक बार दिया है। तो आप देख सकते हैं सोना बीएलडब्ल्यू के रिटर्न काफ़ी खराब रहे हैं। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया था कंपनी ईवी में है, कंपनी एक्सपोर्ट्स में है। तो एक्सपोर्ट्स मार्केट में क्या हो रहा है कि यूएसए और यूरोप में काफ़ी स्लो डाउन देखा जा रहा है ऑटो इंडस्ट्री में। तो जिस वजह से लोगों को सोना बीएलडब्ल्यू का फ्यूचर अभी अच्छा नहीं दिख रहा है। हालांकि कंपनी सोना बीएलडब्ल्यू भी दूसरी जगह पे, वेस्ट साइड पे, दूसरी कंट्रीज में और एक्सपांशन करने के अपने प्लान्स बना रही है। वहीं अगर ऊनो मिंडा का देखा जाए तो उनका काफ़ी अच्छे स्टॉक परफॉर्मेंस रहा है हिस्टोरिकली। उसके अलावा प्राइकॉल का देखा जाए तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अब हमने जैसे शुरू में बात करी थी कि ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री में अगर उन कंपनीज के पास परचेजिंग पावर नहीं है, कंपनी के पास प्राइसिंग पावर नहीं है, तो वो अपनी एक अलग पहचान और एक अलग मोट कैसे बना सकते हैं। और स्पेशली जब ये इंडस्ट्रीज अब सेटअप अब बड़ी होना चालू हुई हैं इंडिया में, अब ग्लोबली हम सप्लाई करना चालू कर रहे हैं। इसके पहले चाइना का थ्रू आउट डोमिनेंस रहा है, चाइना, जर्मनी, ये सब ऑटो में काफ़ी बड़े प्लेयर्स माने जाते थे, जापान, कोरिया। तो कंपनी को क्या ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो स्टैंड आउट होए। तो उनमें से एक चीज़ होती है कि उनको काफ़ी R&D में अपने काम करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं जैसे कि कंपनी ने यहाँ पे मैंने एक्सपेंडिचर और एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स दिखा रखे हैं कंपनी के। तो ये एक्सपेंडिचर काफ़ी रोबस्ट रहा है कंपनी का। अराउंड कंपनी ने 224 करोड़ रुपीस लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अपने R&D पे खर्चा किया था। उसके पहले भी 200 करोड़, और परसेंटेज भी आप देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा मेंटेन करके रखा है कंपनी ने। इसके बाद बात करें तो कंपनी का आगे जाके क्या फोकस है, किन टाइप की कंपोनेंट्स पे वो अपना ध्यान लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं वो वायरलेस चार्जर्स, डेटा पोर्ट, स्मार्ट स्विचेज, सीट्स विद मैकेनिज्म्स, इंटीरियर एक्सटीरियर लाइटिंग, ई हॉर्न्स, फिर उसके बाद कनेक्टेड में टेलीमैटिक्स कंट्रोल यूनिट, आईओटी प्लेटफॉर्म, ऑटोनॉमस में ऑटोमोटिव कैमरा, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स, ड्राइवर मोटरिंग सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम, फिर इलेक्ट्रिफिकेशन में एसी चार्जर्स, एसी डीसी चार्जर्स, और इन सब चीज़ों में कंपनी का R&D फोकस है। इसके साथ ही कंपनी ने भी एक एग्जांपल दिया था कि क्यों R&D इंपॉर्टेंट होती है। कंपनी ने बताया था कि उन्होंने टू व्हीलर में
एक स्विच पे काम किया था, R&D करी थी। वो उसका ये काम था कि अगर आपका जो साइड स्टैंड होता है टू व्हीलर में वो खुला रहेगा तो इग्निशन ऑन नहीं होएगा। इस चीज की R&D करके कंपनी ने इस चीज को पेटेंट अपने नाम करवा लिया था। हालांकि तब तक रेगुलेशन नहीं आई थी गवर्नमेंट के रिगार्डिंग कि इसको कंपलसरी करा जाएगा, बट जब ये चीज कंपलसरी हुई टू व्हीलर में तो कंपनी ने बोला सारे ऑर्डर्स जो OEMs के थे वो हमारे पास ही आए। इसलिए कंपनी का काफी फोकस रहता है कि हम R&D करते रहें, ये ना सोचें कि गवर्नमेंट किस चीज के लिए रेगुलेशन ला रही है, हम अपने लिए करके रख लेते हैं। फ्यूचर में रेगुलेशन आती है, उस तरीके का एनवायरनमेंट बनता है कंट्री में, तो हमको डेफिनेटली उसको फायदा मिलेगा। अब अगली चीज जो एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी को दूसरी कंपनी से स्टैंड आउट करने में मदद करेगी वो होते हैं उनके जॉइंट वेंचर्स और टेक्निकल लाइसेंस एग्रीमेंट। तो आइए उन पे एक बार नजर डालते हैं कि ऊनो मिंडा ने, क्योंकि हमने शुरू में बात करी थी कि इट इज अ 6 डेकेड पुरानी कंपनी, तो उन्होंने क्या क्या अपने जॉइंट वेंचर्स और टेक्निकल लाइसेंस एग्रीमेंट करे हैं। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने शुरुआत में जो कंपनी की 3 सबसे बड़ी जॉइंट वेंचर्स हैं वो हैं डेंसोटेन, जहाँ की कार इंफोटेनमेंट सिस्टम कंपनी बेचती है। उसके बाद हैं ये TGD बोलते हैं इस कंपनी को, ये बनाते हैं एयर बैग्स, जो कि आजकल अब कार्स में सेफ्टी काफ़ी बड़ा फैक्टर प्ले करने लगा है, तो ये एयरबैग्स का चलन भी बढ़ता जा रहा है। नंबर ऑफ एयरबैग्स इन अ व्हीकल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से कंपनियों को काफ़ी फायदा मिला है। इसके बाद अगर हम रीसेंट जॉइंट वेंचर्स और टेक्निकल लाइसेंस एग्रीमेंट की बात करें तो कंपनी ने स्टार चार्ज करके एक चाइनीज कंपनी के साथ टेक्निकल लाइसेंस एग्रीमेंट किया है। ये जो हमने शुरू में बात करी थी, कंपनी ईवी प्रोडक्ट बना रही है, चार्जिंग यूनिट्स जो कि घर पे लगेंगे लोगों के, वो यहाँ से बनेंगे। इनोवेंस जो कि हमने बात करी थी कि E4 व्हीलर प्रोडक्ट्स जो कि एक्सेल्स थे और मोटर्स थी अलग अलग तरीके की, वो ये इस कंपनी के साथ TLA करके कंपनी बनाएगी। उसके अलावा बात करें तो सनरूफ में भी, जो कि ट्रेंड क्या है आजकल की तारीख में कि प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड है, हर इंसान को एक बेसिक मॉडल में भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स चाहिए, जैसे कि सनरूफ हो गया, एयरबैग्स हो गए, फिर सीटिंग्स हो गई अलग वार्म करने वाली, वेंटिलेटेड सीट्स। तो कंपनी ने सनरूफ में एक एसिन करके कंपनी है जापान की, उनके साथ टाई अप किया है। इसके अलावा कंपनी ने कनाडा की कंपनी है वेस्टपोर्ट, उसके साथ जीवी करी है, जहां पे वो CNG और LPG किट्स बनाते हैं ऑटो व्हीकल्स के लिए। आइए अब नेक्स्ट चीज की बात करते हैं कि पोटेंशियल किट वैल्यू। अब ये पोटेंशियल किट वैल्यू क्या होता है? पोटेंशियल किट वैल्यू होती है कि कंपनी एक कितने प्रोडक्ट्स बनाती है एक टू व्हीलर और फोर व्हीलर के लिए, कि अगर वो सारे प्रोडक्ट्स एक कोई सिंगल OEM उनसे खरीदे एक गाड़ी के लिए तो वो कितने वैल्यू की होती है, ये एक पोटेंशियल होता है। जरूरी नहीं है कि कंपनी सारे प्रोडक्ट्स एक गाड़ी के लिए एक ही कंपनी से खरीद रही हो, बट अगर वो खरीदेंगे तो क्या किट वैल्यू कंपनी ऊनो मिंडा ऑफर कर सकती है उन OEMs को। तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी का ये बोलना है कि एक तो लिमिटेड नंबर ऑफ इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि गाड़ियां बना रहे हैं, ये कोई बहुत बड़े इंक्रीज तो होने नहीं वाली हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इस पर लगता है इस काम को करने के लिए कि लिमिटेड प्लेयर्स हैं। तो आप अपना रेवेन्यू कैसे बढ़ा सकते हैं? आप अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं कि आप सेम प्लेयर को हाई वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स बेचना चालू करें। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने इसी ट्रेंड पे काम किया है अपने, और ये फिगर्स हैं फ्रॉम 2020 टू 2024, जहां की अगर आप देखें तो टू व्हीलर सेगमेंट में, प्रीमियम सेगमेंट में कंपनी ने अपना 9,000 से 15 और ऑलमोस्ट 16,000 तक अपनी किट वैल्यू लेके चले गए हैं। इसके अलावा हम अगर फोर व्हीलर्स की बात करें तो कंपनी SUV सेगमेंट, जो कि सबसे बड़ा ग्रोथ सेगमेंट है आज की तारीख में इंडिया में, वहां पे कंपनी की जो किट वैल्यू है वो 2,06,000 है। मतलब अगर मारुति सुजुकी आती है और बोलती है हमारी गाड़ी में ये प्रोडक्ट लगते हैं, सारे जो भी आप बनाते हैं सारे दे दीजिए, तो ये 2,06,000 रुपए के प्रोडक्ट्स होंगे। तो आइए अब नजर डालते हैं कंपनी के केपेक्स प्लान्स पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे FY27 तक की कंपनी ने प्लान्स बताए हैं, और काफी ऑप्टिमिस्टिक और अग्रेसिव प्लान्स हैं कंपनी के। और हमने जैसे शुरू में देखा था कंपनी का डेट भी बढ़ता जा रहा है, तो वो भी इन्हीं कारणों की वजह से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कंपनी के काफी सारे आगे जाके कैपेसिटी इंक्रीज करने के प्लान्स हैं। तो आइए थोड़े चीज़ों पे नज़र डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फोर व्हीलर अलॉय व्हील्स के लिए उनो मिंडा ने खरकोड़ा में एक प्लांट डालने वाली है, जो कि Q2 FY26 में स्टार्ट होगा। खरकोड़ा में ही मारुति सुजुकी का एक नया प्लांट आने वाला है। मारुति सुजुकी भी काफ़ी एक्सपोर्ट्स
को भी लेके और इंडिया में भी ऑटो इंडस्ट्री को लेके काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक व्यू है। तो ये भी अपनी फैक्ट्री वहीं डाल रहे हैं जहाँ पे मारुति सुजुकी डाल रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अब जैसे अलॉय व्हील्स है, लाइटिंग है, स्विचेस है, तो यहाँ पे कंपनी की जो कैपेसिटी है वो कहीं कहीं जगह पे लाइटिंग में तो 100% कैपेसिटी पे उनकी फैक्ट्रीज चल रही हैं। उसके अलावा हम बात करें तो 4 व्हीलर लाइटिंग में इंडोनेशिया में कंपनी अपने एक्सपांशन कम शिफ्टिंग कर रही है। ये भी प्रोजेक्ट कंपनी ने अनाउंस किया है। अब इंडोनेशिया में कंपनी क्यों अपना प्लान डाल रही है? क्योंकि मारुति सुजुकी जो कि कंपनी का सबसे बड़ा कस्टमर है, वो फ्रॉन्क्स करके जो गाड़ी है मारुति सुजुकी की, वो अब इंडोनेशिया में बेचना चालू कर रहा है। ऑलरेडी बेचता था, अब मारुति सुजुकी ने उनको बोला कि आप अपना प्लांट को वहीं पे शिफ्ट कर दें इंडोनेशिया में, तो सबको आसानी होगी। तो इस तरीके से OEMs के साथ टाई अप करके और उनके मदद लेके कंपनी काफ़ी अच्छे एक्सपांशन की तरफ जाती हुई दिखती है। EV स्पेसिफिक भी कंपनी के काफ़ी अच्छे प्लान्स हैं। उसके अलावा अगर हम सनरूफ में देखें तो वो FY27 तक कंपनी के बन जाएंगे। एयर बैग्स में हैं, फिर सीट बेल्ट, स्मार्ट सिस्टम्स, हर जगह हर एक सेगमेंट में कंपनी के काफ़ी अच्छे केपेक्स के प्लान्स हैं। आइए हम नज़र डाल लेते हैं कंपनी और उनके इंडस्ट्री के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके वैल्यूएशंस पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये 30 जनवरी के फिगर्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊनो मिंडा और सोना BLW को काफ़ी हाई वैल्यूएशंस मिलते हैं, क्योंकि ये दोनों कंपनी के काफ़ी अच्छे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स लोगों को दिखाई देते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मीडियन EV बाय EBITDA भी कंपनी इनमें दिखता है। इसके अलावा अगर सोना BLW देखें तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि वो रिसेंटली शेयर काफ़ी गिर गया है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि एक्सपोर्ट्स में कंपनी शायद उतना अच्छा नहीं कर पाएगी, तो उनके PE रेशियोज काफ़ी कम हो गए हैं। इसके अलावा अगर हम संवर्धना, इंड्योरेंस और प्राइकॉल को देखें तो उनके रिलेटिवली लेस वैल्यूएशंस पे ट्रेड करते हैं शेयर्स। अब एक बार कंपनी की शेयर होल्डिंग पे नज़र डालें तो जो कंपनी के इंडियन प्रमोटर्स हैं उनके पास अराउंड 68.75% है ऑफ द कंपनी। उसके अलावा अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स देखें तो ये करीब 25%, और जो कि बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। ये कंपनी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कंपनी में होल्ड करते हैं। आइए अब उनके एक प्राइस चार्ट पे भी एक बार नज़र डालते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये हमने पहले भी देखा कि कंपनी का स्टॉक प्राइस का CAGR क्या रहा है। तो 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर सब में कंपनी का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं फ्रॉम जनवरी 20 टू नवंबर 24, इवन इनफैक्ट ये जनवरी तक का फिगर है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहा है। हालांकि आप अगर देखेंगे तो रिसेंटली में काफ़ी एक स्टैग्नेंट परफॉर्मेंस रहा है कंपनी के शेयर प्राइस का। इसका क्या कारण है? इसका यही है कि जो साइक्लिक ऑटो इंडस्ट्री में साइक्लिक स्लोडाउन की बात कर रहे हैं सब लोग, ये उस कारण से ही लोगों को उतना अच्छा अभी नहीं लग रहा है, इसलिए कंपनी का शेयर प्राइस स्टैग्नेंट रह रहा है पिछले कुछ क्वार्टर्स से। अब बात करें अगर मैनेजमेंट की, तो निर्मल के बिंडा हैं जो कि इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और शुरू से कंपनी ये संभाल रहे हैं। इनके फादर ने मिंडा जो कंपनी थी वो स्टार्ट करी थी, फिर इनके ये दो भाई हैं, तो इन दोनों ने अपनी अपनी कंपनी अब संभालते हैं। और आप देख सकते हैं कंपनी ने अलग अलग सिस्टम, अलग अलग पावर ट्रेन्स, कंट्रोल सिस्टम, हर के लिए अलग अलग CEO असाइन करके रखा है। ये कंपनी का एक विजन दिखाता है कि वो हर सेगमेंट में फोकस्ड है, हर सेगमेंट में एफिशिएंट काम करने के लिए उन्होंने अलग अलग लोगों को अपॉइंट करके रखा है। अब सारी बातों के बाद अगर हम अपना डिस्कशन समराइज करते हैं तो कंपनी के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस निकल के आते हैं। तो कंपनी के पास है कि कंपनी के पास एक ब्रॉडर प्रोडक्ट रेंज है। कंपनी एक रैपिड EV अडॉप्शन अक्रॉस सेगमेंट्स की तरफ देखती हुई नजर आ रही है। उसके बाद हमने देखा कि कंटेंट पर व्हीकल कंपनी का इंक्रीज होता जा रहा है। कंपनी के एक्सपोर्ट पोटेंशियल्स और जैसे कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज नए नए कंट्रीज में शिफ्ट कर रहे हैं, इससे काफ़ी रोबस्ट दिखाई देते हैं। डिसएडवांटेजेस अगर देखें हम तो क्या है उसके, अब आप अगर इतना केपेक्स करते हैं तो आपके पास एक रिस्क आता है जो कि होता है एग्जीक्यूशन का रिस्क। तो वो कंपनी हैंडल कर पाती है कि नहीं, स्पेशली इन न्यू एरियाज। उसके अलावा कि ऑटो कंपोनेंट में एक हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहता है, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब जैसे स्विचेज होती हैं, लाइटिंग होती है, ये कोई बहुत हाई वैल्यू प्रोडक्ट नहीं होते हैं, ये हर कोई बना सकता है, तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस काफ़ी रहती है। उसके अलावा जैसे कि अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं साइक्लिक स्लो डाउन है, तो ये
इंडस्ट्री ही एक साइक्लिक इंडस्ट्री है, तो ये कंपनी को ओवर द ईयर्स इन सब चीज़ों से झेलना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियोस से जुड़े रहने के लिए और नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।